खुजदार के इलाके कर्ख का कंट्रोल बलोच आज़ादी पसंदों ने संभाल लिया है। इस वक्त खुजदार के मुख्तलिफ इलाकों में घमसान का रन पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान भर में फोर्सेस पर 1 दर्जन से जायद हमलों की इतलात हैं, जबकि 1 दर्जन से जायद बलोच नौजवानों को जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया जा चुका है। एक लेक्चरर समेत 3 नौजवानों की हलाकत की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। अगर हम इससे हटकर बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान जंग में मुमासलत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अफगान जंग के हवाले से कहा जा रहा था कि वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और BLA का खात्मा चाहते हैं। अगर मकसद BLA और TTP था तो फिर पूरे अफगानिस्तान को जंग की आग में क्यों झोंक दिया गया है? पाकिस्तानी रियासत अफगानिस्तान में कौन सा खेल खेल रही है? और अगर अफगान हुकूमत ने इस जंग को फतवा के बाद जहाद में बदल दिया तो सूरत हाल क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर BLA की तरफ से 7 एहलकारों की हलाकत के बाद मैयतें वर्सा के सुपुर्द न करने पर तशवीश बढ़ गई है। रियासती बयानिया अपने आप में एक हैरानकुन है और फिर रियासती बयानिए में बहुत बड़े इंकशाफात भी हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो के मुख्तलिफ 3-4 ट्वीट्स ने जो सूरत हाल है उसको जो है वो एक हैरानकुन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमला ट्रंप की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से शदीद नुकसानात का सबब बन चुका है। और फिर इसी सीरीज जो चल रही है उसमें कहा गया है कि हमलों से पहले मुस्लिम ममालिक में मौजूद अमरीकी सफारत खानों और कौंसलेट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, उन हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए थे। और फिर कराची के हवाले से कहा गया है कि कराची में अगर अमेरिकन मेरेंस ने जो गोली चलाई तो किससे पूछकर चलाई? क्या कराची कौंसलेट की इंतजामिया पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं थी? मेरेंस को किसने अख्तियार दिया था कि वो आगे बढ़ते और फिर गोली चलाते? तो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठा लिए हैं। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे बात की कि अफगानिस्तान और ईरान की जंग में मुमासलत और फिर BLA के हवाले से, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक भयानक इंसिडेंट हुआ है खारान में। और वहाँ पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सब कैंपस खारान के लेक्चरर हैं दिलावर खान, उनको नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में उनकी वो जाँ बहक हो चुके हैं। और फिर प्रोफेसर बिलाल अहमद गिचकी जख्मी हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस से निकल रहे थे तो गेट पर इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जहां बलूचिस्तान के जो है वो तालीमी माहिरीन को या फिर जो है वो एक ब्रेन्स जो होते हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, तो वहाँ पर रियासत की तरफ से फौरी तौर पर ये बयानिया आ जाता है कि इन लेक्चरर्स पर जो हमला हुआ वो BLA ने किया है, जबकि हक़ाइक़ इससे बहुत अलग हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो तकरीबन 12 से जायद नौजवानों को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। पंजगूर तार ऑफिस से ज़मीर वल्द नासिर, कोयटा कल्लात केच से 10 अफराद को हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिए गए, जिनमें शुएब कमरानी, सद्दाम, जुबैर, जवाद, अब्दुल रहीम, आसिफ, यासिर, अली अहमद, रहीम बख्श, सफ़र खान और अफसर से 18 साला मुराद अमीन और 17 साला मुनव्वर अख्तर को भी हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने मशके के रिहायशी फतेह बलोच को, जिसको 13 जनवरी 2026 को हिरासत में लेने के बाद लापता किया गया था, उनकी जो है वो डेड बॉडी या उनकी लाश मिली है। इसके अलावा भी जो है वो सूरत हाल बलूचिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों में कशीदा है और कई मकामात पर जो फोर्सेस पर बहुत बड़े हमले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में जो ज़मीनी जंग है उसमें शिकस्त से दो चार है। यही वजह है कि आज
खुजदार का इलाका है कर्क और उसका कंट्रोल बलोच आज़ादी पसंदों ने संभाल लिया और वहाँ पर इस वक्त घमसान का रन पड़ा हुआ है। अच्छा, इतलात ये हैं कि जो आज़ादी पसंद थे उन्होंने एकदम से कर्क में दाखिल हुए और फिर थाने और नादरा ऑफिस, बैंक्स और तमाम इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया और वहाँ पर मौजूद तमाम पुलिस एहलकारों और अफसरान को यरगमाल बना लिया और वहाँ पर नाकाबंदियाँ कायम कर दी और जो फोर्सेस की तरफ से पेशकदमी की जा रही थी उस पर भी बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त आज के दिन में अगर हम देखें तो खुजदार के इलाके मौला ब्लॉक एरिया में मुसल्लह अफराद ने फौज की पेशकदमी करने वाली गाड़ियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और एक और हमला हुआ है जिसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। यूँ समझ लें कि आज जो तकरीबन दर्जन भर फोर्सेस पर वहाँ पर हमले हुए हैं उनमें 20 से ज़ायद एहलकारों की हलाकत की इतलात मौसूल हो रही हैं और ये बहुत ही भयानक सूरत हाल है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने इब्तिदा में आपसे बात की थी अफ़गानिस्तान में जंग के हवाले से, मैं BLA और लाशों के हवाले से बात करता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको बता दूँ कि BLA और अपना अफ़गानिस्तान और ईरान पर जो हमले हुए या जो जंग हुई या उन पर जिस तरह वहाँ पर जो जंग चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा मुमासलत है। ईरान के हवाले से एटमी हथियारों को बहाना बनाया गया, जवाज़ बनाया गया कि अमेरिकन अड्डों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, जो बाद में झूठ साबित हुआ। और इसी तरह अफ़गानिस्तान पर हमलों के हवाले से TTP की कुछ कार्रवाइयों को बहाना बनाकर चढ़ाई कर दी गई, हमला कर दिया गया और फिर ये मामला फैलते गए। लेकिन मसला ये है कि ईरान में तो एटमी हथियार मिला नहीं। ईरान में तो कहीं पर भी कोई एटमी चीज़ या एटमी वेपन्स या एटम बम के हवाले से कोई चीज़ नहीं मिली। तो फिर ईरान पर जो जंग मुसल्लत हुई उसी तरह अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान पर जिस तरह जंग मुसल्लत हुई, मैं पूछना चाह रहा हूँ या मेरे ख्याल में ये पूछा जाना चाहिए कि इस वक्त तक, आज मैं एक देख रहा था एक मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया का जो इस एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया है उसका बयानिया बड़ा ही एक लतीफ़े होते हैं। लतीफ़े ये हैं कि आज के दिन में BLA और TTP के बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान में 50 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया गया और ये वही जो है वो जो मीडिया है या जो ये वही सोशल मीडिया है जिसका मौक़िफ़ बार बार एक ही सामने आता है, यानी हर दूसरे दिन BLF के सरबराह डॉक्टर अला नज़र बलोच और BLA के सरबराह बशीर ज़ेब बलोच को मरवा दिया जाता है। आज भी इसी तरह की खबरें सामने आई कि उन पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन मसला ये है कि मामला ये नहीं था कि अफ़गानिस्तान में कोई TTP के अड्डे हैं या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस वक्त तक रियासत तकरीबन अफ़गानिस्तान को जंग में झोंक चुकी है, बगराम एयरबेस तक हमले कर चुकी है। लेकिन आज तक ये कभी कहीं नहीं बताया गया। रियासती सतह पर मुतालबे ज़रूर सामने आए हैं कि अपना डॉक्टर अला नज़र बलोच, BLA और BLF के कुछ कमांडर्स अफ़गानिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। सदर जरदारी ने मुश्तरका इजलास में मुतालबा किया, कहा कि BLA और TTP की कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर अफ़गानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल करने के हवाले से भी बातें सामने आती हैं। लेकिन इतने दिनों से ये जंग चल रही है, लेकिन इस जंग का नतीजा जो है, इसके पीछे का खेल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत हैरान कुन है। ये जो अफ़गानिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है ये TTP या BLA के ख़ात्मे के लिए नहीं की गई है, बल्कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो जंग मुसल्लत हुई है वो रिजीम चेंज के लिए है। पाकिस्तान मौजूदा रिजीम के साथ कंफर्टेबल नहीं है और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा रिजीम को अपना मुखालिफ रिजीम समझती है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। तो यकीनन हर मुल्क को ये अख्तियार है कि वो अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर करे और बेहतरी के लिए इकदाम करे। लेकिन अफसोस कि ये बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी और फिर पाकिस्तान चढ़ दौड़ा। बुनियादी तौर पर जो अफ़गानिस्तान का मामला है वो रिजीम चेंज का है। पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी रिजीम लाना चाहती है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लांग बूट के नीचे रहे।
تو اس طرح جس طرح یہ چیزیں چل رہی ہیں، اسی طرح بی ایل اے کا ایک اور معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بی ایل اے نے 31 جنوری کو ہیرو آف 2 کیا، اور اس کے بعد 7 اپنا جو اہلکار تھے، فوجی جوان تھے، ان کو یرغمال بنایا، ان کو گرفتار کیا یا اپنی قید میں لیا یا جو بھی کہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر 7 دن کی وارننگ دی۔ 7 دن کی وارننگ کے بعد انہوں نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا، پھر انہوں نے ویڈیوز ریلیز کی جس کو ریاستی سوشل میڈیا بدقسمتی سے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کہہ کر جو ہے وہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر جو ہے وہ اس کاؤنٹ ڈاؤن میں بی ایل اے کی طرف سے ایک جوان کی ویڈیو بنا کر بھی چلائی گئی، اور ان کے جو قوائف تھے، جو دستاویزات تھے، جو ان کی شناختی کارڈ، ان کے آئی ڈی کارڈز یا آفیشل کارڈز تھے، وہ سارے شو کیے گئے، لیکن اس کے باوجود مذاکرات کو طول دی گئی۔ جس طرح گزشتہ روز کہا گیا کہ مذاکرات ہوئے، لیکن مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کی ذمہ دار ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے دانش مندی سے کام نہیں لیا اور مطالبات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ تو اس کی بنیاد پر پھر مجبوراً جو 7 جوان تھے، پھر انسانی بنیادوں پر اس جو ڈیڈ لائن تھی 7 دن کی، اس میں مزید 14 دن کی توسیع بھی کی گئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں آیا۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ لشکر کشی ہوئی، فوج کشی ہوئی، بلوچ نسل کشی ہوئی، بلوچ نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا، اور پھر فضائی حملے کیے گئے، ڈرونز کا استعمال کیا گیا، اور پھر کئی علاقوں میں کرفیو کسی صورتحال پیدا کی گئی۔ تو پھر اس حوالے سے جو ان کی ڈیڈ باڈیز کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر ایک شور سا اٹھا ہوا ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈیز انسانیت کی بنیاد پر اور جو جنگی عالمی قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ورثاء کے حوالے کی جائیں، اور پھر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی جائیں۔ میں یہاں پر جو ہے وہ کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان 7 جوانوں کے ورثاء سے کہ آپ بھی ان بلوچ ماؤں کے درد کو محسوس کریں جن کے بچوں کی 20-20 دن پرانی جلی گلی سڑی ڈیڈ باڈیز سڑکوں کے کناروں پر ملتی ہیں، اور ان کی جیب میں صرف شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ ان ماؤں، ان بہنوں، ان بیٹیوں کے درد کو بھی محسوس کریں جن کے بچوں کو ریاست جبری گمشدگی کا شکار بناتی ہے۔ ہاں، میں آپ کو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی جرنل ہوتا، اگر کوئی کرنل ہوتا، تو پھر مذاکرات بھی ہوتے اور مطالبات بھی مانے جاتے، لیکن اس حوالے سے ریاستی سوشل میڈیا 2 قسم کے بیانیے سامنے لا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ جو بی ایل اے کے مطالبات تھے کہ کمانڈرز کی رہائی اور اس کو مان لیا گیا تھا، تو پھر بی ایل اے نے بی وائی سی کی اصیل قیادت کی رہائی کا مطالبہ رکھا۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی طبی بنیادوں پر رہائی کے انتظامات کیے جا رہے تھے، تو پھر بی ایل اے نے خزدار کو، اپنا گوادر کو خالی کرنے اور مختلف علاقوں کی چیک پوسٹیں خالی کرنے، اور پھر مطلب اس طرح کے مطالبات رکھے جو انتہائی غیر سنجیدہ تھے۔ اور پھر اسی بیانیے میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ بی ایل اے نے ان 7 اہلکاروں کو بلوچستان سے ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کے ساتھ اور پھر افغان طالبان کی سہولت کاری کے ساتھ بلوچستان سے افغانستان منتقل کر دیا۔ یہ کتنا بڑا گھنونا مذاق ہے کہ سرحدوں پر جنگ ہے، چپے چپے پر گولی چل رہی ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر افغان اور پاکستانی فورسز آمنے سامنے نہ ہوں۔ ایسی صورتحال میں وہاں سے 7 یرغمالیوں کو سرحد پار کروا کے لے جانا کتنا عجیب ہے نا۔ تو اسی طرح پھر ایک اور بیانیہ بھی سامنے آیا ہے کہ 7 جوانوں کی ہلاکت کے بعد ریاستی ادارے متحرک ہو گئے، بہت بڑے بڑے آپریشنز کیے گئے، اور ان آپریشنز میں جو پچھلے 24 گھنٹوں میں کم و بیش 50 سے زائد سرمچاروں کو مار دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور بیانیہ یہ آتا ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے بی ایل اے کے مطالبات کو سنجیدہ نہیں لیا، اس کو بلیک میلنگ تصور کیا، اور اس بلیک میلنگ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انہوں نے ایکشن لیا اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، اور پھر ان کا جو دہشت گردوں کا یا فتنۃ الہندوستان کا گھیرا تنگ ہوا۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ان 7 افراد کی رہائی کے حوالے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ چال چل رہی تھی تاکہ آئی ایس آئی ان کی لوکیشن کو ٹریس کر سکے، لیکن انفارچونیٹلی میں نے کل بھی کہا
کہ دنیا کی نمبر 1 سیکرٹ ایجنسی کہلائی جانے والی ISI اپنے 7 اہلکاروں کو تلاش نہ کر سکی۔ جاتے جاتے میں بھی BLA کی جو قیادت ہے یا جو ان سے اپیل کروں گا کہ جن 7 اہلکاروں کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہے، سزائے موت دے دی گئی ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے ورثاء کے حوالے کی جائیں تاکہ وہ اس کی جو بھی ہماری رسومات ہیں اسلامی تعظیم کے ساتھ یا جو بھی طریقہ ہے اس کے ساتھ ان کی تدفین کی جا سکے۔ تو صورتحال بلوچستان کی مجموعی طور پر انتہا سے زیادہ بگڑتی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں اس وقت بھی گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اس وقت بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ لاپتہ بلوچ خواتین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، رات میں نے خواتین کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنا کے رکھی تھی کہ ریاست جو ہے بلوچ خواتین سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی ہے، بالخصوص چاگی نوکنڈی کے بعد اور پھر ہیروف 2 کے بعد ریاست بلوچ عورت سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بلوچ عورت اور زخمی شیر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔